सोचिए, एक अदृश्य दुश्मन जो हर सांस के साथ हमारे बच्चों के शरीर में दाखिल हो रहा है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। क्या होगा अगर दिल्ली में पैदा होने वाला एक बच्चा अपने पहले जन्मदिन तक अनजाने में 1800 सिगरेट्स के बराबर जहरीला धुआं अपने अंदर ले चुका हो? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट ममा, जो अल्पना शिधारानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम उस संकट की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, उनके विकास और उनके पूरे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। ये संकट है वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये खतरा कितना बड़ा है, ये बच्चों पर वैज्ञानिक रूप से कैसे असर डालता है, और क्या 2030 तक साफ हवा में सांस लेना सच में एक सपना बनकर रह जाएगा। हमारे पास यूएनएसएफ, WHO और दुनिया भर की कई रिपोर्ट्स हैं जो एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। तो चलिए ऐसे समझने की शुरुआत करते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 1 अरब बच्चे, 1 अरब? हाँ, 1 अरब, यानी करीब हर दूसरा बच्चा जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक उच्च जोखिम वाले देशों में रहता है। और ये सिर्फ एक खतरा नहीं है, ये खतरों का एक पूरा जाल है। जैसे 82 करोड़ बच्चे हीट वेव यानी लू के सीधे संपर्क में हैं, 92 करोड़ पानी की कमी से जूझ रहे हैं, और जो हमारी आज की चर्चा का केंद्र है, 1 अरब बच्चे खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण में सांस ले रहे हैं। और इन आंकड़ों को और आसानी से समझने के लिए बर्कली अर्थ के शोधकर्ताओं ने एक दिलचस्प तरीका निकाला है, सिगरेट इक्विवेलेंट। हाँ? उन्होंने बताया कि हवा में मौजूद 22 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर PM 2.5 कणों में लगातार सांस लेना रोज एक सिगरेट पीने के बराबर है। और इसी आधार पर यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि दिल्ली जैसे शहर में एक बच्चा अपने पहले जन्मदिन तक लगभग 1800 सिगरेट के बराबर जहरीले कण सोख लेता है। 1800 सिगरेट? हाँ, और यहाँ पर अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और गहराई के साथ समझने में मदद करता है। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि ये उस अदृश्य जहर की भयावहता को दिखाता है जिसे हम शायद विकास समझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे ही इस प्रदूषण के सबसे आसान शिकार क्यों बन जाते हैं? इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। पहला, बच्चे वयस्कों की तुलना में तेजी से सांस लेते हैं। अच्छा। तो अपने वजन के अनुपात में वो ज्यादा प्रदूषक अंदर खींचते हैं। और दूसरा, उनका कद छोटा होने की वजह से वे जमीन के ज्यादा करीब होते हैं, जहां गाड़ियों का धुआं और धूल के कण सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, उनके फेफड़े, उनका दिमाग, इम्यून सिस्टम, ये सब अभी विकसित हो रहे होते हैं। और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर कई स्तरों पर दिखता है ना? बिल्कुल। जैसे सांस की बीमारियां, PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से बच्चों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया तेजी से बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से जुड़ी सांस की बीमारियों के कारण 5 साल से कम उम्र के 7 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। 7 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो बच्चे बच जाते हैं, उनके फेफड़ों का विकास रुक जाता है। मतलब उनके फेफड़े पूरी तरह से कभी डेवलप ही नहीं हो पाते। तो उनकी लंग कैपेसिटी हमेशा के लिए कम हो जाती है। हमेशा के लिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो मुझे लगी, वो दिमाग पर असर वाली थी। कि ये PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग में सूजन पैदा कर सकते हैं। हाँ, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इससे बच्चों की सीखने की क्षमता, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ध्यान लगाने की शक्ति, उनका अटेंशन स्पैन, उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। मतलब हम सिर्फ उनके शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम उनके दिमाग की बात कर रहे हैं। ये जानना कि प्रदूषण बच्चों की दिमागी विकास पर भी असर डाल सकता है, वाकई दिल दहला देने वाला है। सच में, अगर ये जानकारी आपको भी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। और जैसा कि अल्पना जी ने इस रिपोर्ट में इस मुद्दे को ज्यादा जोर देते हुए कहा है कि ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये बच्चों की सीखने की क्षमता और उनके पूरे भविष्य को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2030 का भविष्य कैसा दिखेगा? चलिए एक काल्पनिक लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कहानी से समझते हैं। मिलिए 10 साल के आरव से, जो दिल्ली जैसे एक महानगर में रहता है। आरव की सुबह सूरज देखकर नहीं, बल्कि अपनी स्मार्ट वॉच पर AQI अलर्ट देखकर होती है। 485 मरून अलर्ट। मरून अलर्ट मतलब सीवियर प्लस से भी ऊपर? हाँ। स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा अब N95 मास्क है। स्कूल बैग में किताबों के साथ एक इनहेलर हमेशा रहता है। और स्कूल बस
स्कूल बस पूरी तरह से सील्ड है। प्लेग्राउंड में खेलने पर 3 महीने से पाबंदी है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन की क्लास अब VR हेडसेट लगाकर एक बंद कमरे में होती है। मतलब बच्चे डिजिटल घास पर दौड़ने का अनुभव करते हैं। एग्जैक्टली। उसकी माँ उसे अपने बचपन के किस्से सुनाती है, जब बारिश के बाद आसमान नीला हो जाता था। आरव के लिए ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी हैं। ये कहानी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये हमारी मौजूदा हकीकत का ही एक एक्सटेंशन है। क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण का एक फीडबैक लूप बन रहा है। फीडबैक लूप? हाँ, मतलब बढ़ता तापमान हवा को और जहरीला बना रहा है। 2030 तक एक अनुमान है कि जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में 14% की बढ़ोतरी होगी। और उसका धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक फैलेगा। बिल्कुल। तो आरव की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया देना चाहते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो ऐसी जरूरी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या ये भविष्य तय है या हम इसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद हैं और वे आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार पर खर्च किया गया हर एक डॉलर स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में 4 से 9 डॉलर बचाता है। तो समाधान क्या है? इन्हें हम किन स्तरों पर देख सकते हैं? हम इन्हें 3 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला, सरकारी और नीतिगत स्तर पर। मतलब? जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना। हाँ, जैसे लंदन में लो एमिशन जोन बनाने से 5 सालों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 44% की कमी आई। तो दूसरा स्तर है सामुदायिक स्तर पर। सही। इसमें स्कूलों के चारों ओर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एक स्टडी में पाया गया कि वेस्टर्न रेड सीडर जैसे पेड़ पौधों की दीवार बनाने से PM 2.5 को 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। 40 से 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और आवर किड्स क्लाइमेट जैसे वैश्विक आंदोलन हैं जो माता पिता को एकजुट कर रहे हैं। और तीसरा, व्यक्तिगत स्तर पर। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और घरों में एयर प्यूरिफायर का सही इस्तेमाल। यहाँ पर रिपोर्ट में अल्पना जी का पर्सपेक्टिव विषय को न केवल क्लैरिटी देता है बल्कि उसे प्रभावशाली भी बना देता है। हाँ, उन्होंने यही बताया है कि समाधान केवल सरकारों के हाथ में नहीं है। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर उठाए गए छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज की इस गहरी छानबीन से साफ है, ये संकट एक स्वास्थ्य संकट होने के साथ साथ एक बाल अधिकार संकट भी है। बिल्कुल, बच्चों का शरीर प्रदूषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील है और अगर हमने आज कार्रवाई नहीं की तो 2030 का वो डरावना भविष्य हकीकत बन सकता है। लेकिन समाधान हमारी पहुंच में है। क्लीन एनर्जी से लेकर स्कूलों के आसपास पेड़ लगाने तक टेक्नोलॉजी मौजूद है, आर्थिक फायदे साफ हैं, अब सिर्फ सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर आज की ये चर्चा आपको जानकारी से भरपूर और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आखिर में बस एक विचार, किसी भी समाज की सफलता उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती है कि क्या उसने अपने बच्चों को एक ऐसा आसमान दिया है जिसमें वे बिना किसी डर के आजादी से सांस ले सकें। सवाल हम सबके लिए है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा आसमान छोड़कर जा रहे हैं? डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।